नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो कई अहम प्रस्ताव आज पास किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। तो बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही निकाय चुनाव पर भी मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो ओबीसी को आरक्षण देने के लिए संशोधन का अध्यादेश आज पास किया जा सकता है। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, सीएम आवास पे जो कैबिनेट बैठक चल रही है तो उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है ये जो है निकाय चुनाव का है। इसमें ओबीसी आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है और इस कैबिनेट बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा और इसके आगे की कार्रवाई पर जो है एक्शन प्लान बनाया जाएगा, उस पर अहम बैठक हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब निकाय चुनाव सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे अहम है और उसको लेकर के सरकार जो है जुटी हुई है। आज शाम नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब सबसे चीज़ है कि आरक्षण सूची जो आएगी, अब संशोधित आरक्षण सूची, उसके हिसाब से कई जगहों पर जो है समीकरण बदल जाएंगे और ओबीसी की जो सीटें बढ़ जाएंगी। जो ओबीसी की सीटें बढ़ेंगी तो तमाम सवर्ण जनरल जो सीटें थी उनमें उन लोगों के प्रत्याशियों को जरूर निराशा होगी और जो ओबीसी के वर्ग उनको खुशी महसूस होगी कि उनकी सीटें बढ़ी हैं। और नई सूची जब आएगी तो उसके बाद 1 सप्ताह आपत्तियों के लिए दिया जाएगा। 1 सप्ताह बाद जब आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे लोग, उसके बाद आपत्तियां निस्तारित करके फाइनल सूची जो है 10 दिन के अंदर आ जाने की उम्मीद है। इससे क्या है, निकाय चुनाव का अब आगाज हो चुका है और निकाय चुनाव को लेकर के सारे दलों में इस समय जो है टिकटों की भीड़ जुट गई है। सबसे ज़्यादा भीड़ भाजपा दफ्तर में है, जहां प्रत्याशी जो वर्तमान है वो भी लगे हुए हैं और जो जिनको टिकट अभी तक नहीं मिला था वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं और वो भी टिकट के लिए अपनी जो है आवेदन कर रहे हैं। तो दूसरा है सपा नंबर पर सपा में सबसे ज़्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है। सपा में भी लोग निकाय चुनाव के लिए जो है जिलों में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष और ये प्रदेश तक में जो है बाहर चल रही है। अब देखना यह है कि कितना कुछ जो है किसको टिकट मिल पाता है और नई सूची के अनुसार जल्दी जो बदलाव होगा उसके अनुसार कैसे चुनाव संपन्न कराया जा सके। जी जागृति। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हर किसी की नजर जो है निकाय चुनाव पे टिकी हुई है, अगर ऐसे में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर अगर प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है तो किस तरह की स्थिति फिर निकाय चुनाव में देखने को मिल सकती है? जी, निकाय चुनाव में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है अब ये क्लियर हो गया है कि सरकार जो 27% ओबीसी का आरक्षण देगी और अभी आरक्षण एक कम था। तो इससे क्या आरक्षण 27% होने से सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट का जो निर्णय था वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा और उससे जो है लोगों में राहत भी महसूस होगी और विपक्षियों को भी आपत्ति करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो विरोध सपा कर रही थी कि जिसके था कि ओबीसी का मानक पूरे नहीं है और सरकार जल्दबाजी में चुनाव करा रही है, तो उसको भी ये जो मौका नहीं मिल पाएगा और उसकी भी आपत्ति खारिज हो जाएगी। और साथ ही अब ओबीसी का जो जितना परसेंटेज होना चाहिए था उसको उतने % में प्रत्याशी होंगे और वो अपने चुनाव आजमाइश में चुनाव जाएंगे और चुनाव कराएंगे। जी बिल्कुल, टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के अलावा 12 अहम प्रस्ताव जो है उन पर चर्चा की जा रही है, क्या कुछ उसमें से मुख्य प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं? जो गवर्नमेंट के प्रमुख प्रस्ताव अभी रह गए थे पिछली बैठक में, तो उनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और आज इनको भी निर्णय हो जाएगा, जिसमें कुछ अहम मुद्दे सबसे जो ममता है वो चुनाव का ही है। बाकी जो है छुटपुट मुद्दे पिछली बार रह गए थे उन पर निस्तारित किए जाएंगे और लोग इस चुनाव को लेकर के जो सरकार की अपनी वरीयता है वो लागू करने और कैसे चुनाव किस तरह सीमित समय में करा लिए जाएं और किस तरह जो है उनको लागू करने के लिए टीम वर्क किया जाए और जिलों में क्या व्यवस्था की जाए, सारे जो निर्वाचन अधिकारियों को कैसे संपादन किया जाए, ये भी जो है कैबिनेट बैठक का अहम बिंदु है। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण
स्थल कुशीनगर को 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का बड़ा तोहफा दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को खर्डा तहसील में करीब 422 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1546 करोड़ रुपए की लागत से 461 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पहले भी कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज का तोहफा दे चुके हैं। खर्डा विधानसभा की करीब 194 करोड़ रुपए की लागत से 17 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही बाढ़ खंड की करीब 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि का और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। कुशीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकल्पित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमीरपुर दौरे पर हैं। ब्रजेश पाठक ने मौदहा पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल पंत भी मौजूद रहे। उन्होंने बाद में कस्बा सुमेरपुर में प्रशासन की ओर से तैयार की गई कान्हा गौशाला का निरीक्षण कर हरिशंकरी का पौधा रोपित किया। डिप्टी सीएम ने गौशाला में गाय को गुड़ खिलाया और गायों के रखरखाव और खान पान का जायजा भी लिया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो वहीं बैठक में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। चिकित्सक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएचसी में काम करना चाहता है, आए, हम उनकी मदद करेंगे, उसको अपनी सेवा में लेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए अधिकृत करके। देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतीक हो या कोई गुंडा माफिया हो, सबको हम कोर्ट में पैरवी करेंगे, अभियोजन अपना ठीक से पक्ष रखेगा और सभी मामलों में सजा दिलाएंगे। हमने 6 माह में लोगों को फांसी से उम्र कैद की सजा दिलाई है। वहीं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से अमेरिकन एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर ग्राहम डी मेयर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने और निवेश को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने विश्व समुदाय को उत्तर प्रदेश के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने का अच्छा अवसर बताया है, जिससे देश और प्रदेश के प्रति वैश्विक धारणा बदलने से निवेशकों को फायदा मिलेगा। हमारे पूर्व परिचित वहाँ जो सीनियर एडवाइज़र हैं श्री सुकेतु जी, उन्होंने यूएस एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर पॉलिटिकल अफेयर्स के मिस्टर ग्राहम मेयर, जो हमसे पहले भी मिल चुके हैं,
दिल्ली में भी कई बार मुलाकात हुई है उनसे पहले, हमारे वो भी पूर्व परिचित हैं। उनके लखनऊ के आने के बारे में उन्होंने हमको बताया तो मैंने कहा जरूर मिलेंगे। तो आज मिलना की कंपनियां और हमारी कंपनियां कैसे साथ में काम कर सकती हैं, इस विषय में चर्चा हुई। भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ कद है, वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार का आरक्षण खत्म करने का फैसला सरासर नाइंसाफी है। आरक्षण समाप्त करके सरकार मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। मौलाना ने आगे कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया था, बल्कि आर्थिक आधार पर दिया गया था। ऐसे में आरक्षण को धार्मिक आधार पर बोलकर संविधान का हवाला देना गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये जानकर निहायत ही अफसोस हुआ है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 4% मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, कलअदम कर दिया है, जबकि हुकूमतों का काम यह है कि वो कमज़ोर तबकात की तरक्की के लिए और उनकी माशी और इक़्तिसादी मजबूती के लिए काम करें। मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन को मजहबी बुनियादों पर नहीं दिया गया था, बल्कि 2014 में आर्थिक आधार पर यानी माशी बुनियादों पर दिया गया था। चूंकि माशी और तालीमी एतबार से कर्नाटक का मुसलमान निहायती कमज़ोर है, इस वजह से गुज़श्ता सालों की हुकूमतों ने 4% रिजर्वेशन दिया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने उसको खत्म कर दिया है। करीब 14 साल पुराने मुकदमे में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर अदालत में पेश हुए। दरोगा से हाथापाई के मामले में साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सोम को दोष मुक्त करार दिया, जबकि उनके 3 साथियों पर दोष सिद्ध हो गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने प्रकरण की सुनवाई की। ये एक पुराना मामला था, पुराने मामले में चल रहा था जो बसपा की सरकार में फर्जी करा गया था। आज उसने कोर्ट ने छोड़ दिया है और उसमें दोष मुक्त किया है, बस उसी की डेट पर। हाँ, अब मेरी जानकारी में कुछ है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे दोष मुक्त किया गया है। और क्या था पूरा विधायक साहब? ये लोकसभा के टाइम का एक मामला था और पुलिस की तरफ से था। ये फर्जी मुकदमा था, कोई इसमें कुछ ऐसा था। विधायक साहब सवाल और है, आपके क्षेत्र में लगातार संजीव बालियान जी का विरोध हो रहा है और अभी 2 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुई, वहाँ पे काले झंडे दिखाए लगाए गए हैं, तो क्या? अब मेरी जानकारी में नहीं, मैं बाहर था, मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन आने के बाद जानकारी में आया तो उसकी जानकारी लेंगे तब आपको बताएंगे। बहुत ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठोक के गवाही होकर ठोक के सजा दी जाती है अगर मुकदमा सही है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जज दिनेश चंद्र शुक्ला की बढ़ाई गई सुरक्षा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जज दिनेश शुक्ला ने अतीक को सुनाई है सजा। तो जज दिनेश शुक्ला को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। ये बड़ी और अहम जानकारी, जज दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अतीक को जज ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय बेहद उत्साहित है क्योंकि 22 साल बाद उसे 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मेजबानी का मौका दिया गया है। जिम्मेदारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि 6ठी बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का लखनऊ विश्वविद्यालय मेजबानी करेंगे। इससे पहले भी कर चुका है, लेकिन ये मौका काफी लंबे वक्त बाद मिला है। लिहाजा इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ये आयोजन अगले साल 3 से 7 जनवरी तक होगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर से करीब 20,000 से अधिक देश विदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 22 साल
बाद लखनऊ विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी करने जा रहा है। आपको बता दूं कि 22 साल में छठा बार होगा जब लखनऊ विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय को इसके लिए चयनित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय में ये आयोजन होता रहा है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद ये आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों में तो खुशी है ही है, लेकिन आलोक कुमार का ये भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे छात्रों में नहीं बल्कि पूरा लखनऊ जब ये आयोजन होगा अगले साल तो पूरा लखनऊ ही जश्न में डूबा हुआ नजर। आपको बता दूं कि इससे पहले भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का यहाँ पे आयोजन हो चुका है। 1916, 1923, 1953, 1985 और 2002 में ये आयोजन यहाँ पे किया जा चुका है, लेकिन 2002 के बाद 2024 में आयोजन होता है। ऐसे में उत्सुकता लाजमी है लोगों में। आपको बता दूं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होगा इसमें प्रधानमंत्री के भी आने की गुंजाइश है, क्योंकि जब भी पूरे देश में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है तो वहाँ प्रधानमंत्री मुख्य तौर से वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं और वहाँ पे ये इस आयोजन का वो उद्घाटन करते हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन की ओर से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि देश विदेश के यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार विजेता भी यहाँ पे आएंगे जो यहाँ पे अपने अपने विचार विमर्श रखेंगे। आपको बता दूं कि जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है इसमें लगातार अन्य क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा होता है। विज्ञान की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मेडिकल साइंस की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपने अपने विचार विमर्श किए जाते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ में जो आयोजित होने वाला है 3 से 7 जनवरी को 2024 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो होगा कितना जश्न पूर्वक मनाया जाता है और प्रधानमंत्री का आगमन होता है कि नहीं होता है ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अभी से गुंजाइश जताया है। अब ये पूरे पुख्ता तौर से नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे ही, लेकिन अब तक के इतिहास को देखा जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उद्घाटन किया जाता है और किया जाता रहा। तो ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसमें खुशी का पल है और ऐसे में छात्रों में भी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है और लगातार देखा जा रहा है कि 3 से 7 जनवरी को जो आयोजन किया जाएगा उसमें पूरे धूमधाम से ये तैयारियां भी शुरू कर दी जा चुकी है। कैमरा से सबके साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलापुर के दिव्यांग बच्चों के स्कूल जाकर उनसे मुलाकात की, जहां बच्चों ने मुख्यमंत्री को गीत सुनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चों का कन्या पोषण कर उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने रामनगर में हो रही G20 समिट को लेकर कहा कि G20 समिट के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड को 3 महत्वपूर्ण आयोजनों का अवसर दिया गया है। आज हो रही कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि विदेशी मेहमान उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी इस संस्थान में आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और हमारे पूरे रास्तों में जगह जगह लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान वो 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में जाएंगे, तो वहीं 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसको देखते हुए अधिकारी उनके दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद GTC हेलीपैड देहरादून से आर्मी हेलीपैड मलारी चमोली के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दोपहर 12:30 बजे ITBP कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। करीब 1 घंटा ITBP कैंप में रुकने के बाद मंत्री मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे। मंत्री मनसुख मांडविया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी
योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेट विलेज के तहत वहाँ पर रात्रि निवास करेंगे। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, मजबूत कर सकें, इसमें चर्चा करेंगे। और दून मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम है। कोई केंद्रीय मंत्री अगर जो प्रदेश प्रवास में आता है तो निश्चित रूप से राज्य को उसका लाभ मिलता है। और हमारे प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मिल सके, इसके लिए भी हम उनसे चर्चा परिचर्चा कर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।